अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज मथुरा शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि तनाज़े पर शाही ईदगाह व यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की अर्जियों पर इंतहाई अहम फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने सिविल जज के फैसले के खिलाफ मथुरा के जिले जज को नए सिरे से समाअत करने का हुक्म जारी करने को कहा। यानी सभी फरीकैन को मथुरा के जिला जज के यहाँ नए सिरे से अपनी दलीलें पेश करनी होगी। मौसूला इत्तलात के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरे केस को मथुरा के जिले जज को रिमांड बैक कर दिया है। सिविल कोर्ट ने जिस सूट को सिविल कोर्ट ने खारिज कर दिया था, उस फैसले के खिलाफ श्री कृष्ण विराजमान ने जिले जज के यहाँ नजरसानी अर्जी दाखिल की थी। जिले जज ने सिविल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया था और फिर से समाअत का हुक्म पास किया था। जिला जज के इसी हुक्म को ईदगाह ट्रस्ट कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट में चैलेंज पेश किया था। आज जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच ने फैसला किया कि इस मामले पर नए सिरे से समाअत की जाएगी। अब कुछ खबरें सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने एक अहम फैसले में कहा कि अदालत उज़्मा को बराह रास्त शादी को कलअदम करार देने का हक है। अगर शादी का तसलसल नामुमकिन हो तो सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से तलाक का हुक्म दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला आर्टिकल 142 के तहत खुसूसी इख्तियारात के इस्तेमाल से मुतालिक दिया। आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को तलाक का बराह रास्त हुक्म देने का हक है। ऐसी सूरत हाल में बाहमी रजामंदी से तलाक के मामलात में 6 माह तक इंतजार करने की कानूनी मजबूरी जरूरी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने इस सवाल की समाअत की थी कि क्या अदालत उज़्मा को शादी को कलअदम करार देने का हक है या इसे निचली अदालत के फैसले के बाद ही अपील की समाअत करनी चाहिए। 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे से सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत गैर मामूली तौर पर टूटी हुई शादियों को मनसूख करने के लिए वसी इख्तियारात का इस्तेमाल कर रही है। ताहम सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गौर करने पर इत्तेफाक किया कि वो दोनों पार्टनर्स की रजामंदी के बगैर अलहदा रहने वाले जोड़ों के दरमियान शादियों को मनसूख कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में सरकारी मुलाजिमत, प्रमोशन और दाखिले में 58% रिजर्वेशन के ज़ाब्ते पर लगी रोक को हटाने का फैसला सुनाया। साथ ही अदालत उज़्मा ने फौरी भर्ती और प्रमोशन की हिदायत भी दी। दरअसल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन को गैर आईनी बताते हुए रोक लगा दी थी। मुलाजिमत में छत्तीसगढ़ हुकूमत के जरिए 58% रिजर्वेशन लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ़ हुकूमत को बड़ी राहत मिली है। काबिल जिक्र है कि 19 फरवरी को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रियासत के तालीमी इदारों और सरकारी मुलाजिमत में 58% रिजर्वेशन को गैर आईनी करार दिया था। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ गया है। इस रिजर्वेशन के दायरे में रियासती हुकूमत के मातहत आने वाले सभी सरकारी महकमों और तालीमी इदारों को लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में इस रिजर्वेशन पर लगी रोक हटाने के साथ ही नए तखरियों की हिदायत दी है। यानी रियासत में मुख्तलिफ सरकारी महकमों में जल्द ही नए ओहदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाले इदारे सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है, जिसमें अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के इल्जामात की जांच के लिए मजीद 6 माह का वक्त मांगा गया। काबिल जिक्र है कि रवां साल 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को हुक्म दिया था कि वो 2 माह में हिंडनबर्ग के इल्जामात की जांच मुकम्मल करे। अब जबकि 2 माह मुकम्मल हो गए हैं तो सेबी ने जांच के लिए मजीद 6 माह का वक्त मांगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी अर्जी में सेबी ने अदालत को बताया कि हिंडनबर्ग के इल्जामात के मुताबिक 12 ऐसे मुश्तबा ट्रांजैक्शन है जिनकी जांच के लिए 15 माह का वक्त दरकार होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रांजैक्शन बेहद पेचीदा होने के साथ ही इसमें कई सब ट्रांजैक्शंस भी मौजूद हैं। सेबी के मुताबिक जांच के दौरान कई घरेलू और गैर मुल्की बैंकों से माली ट्रांजैक्शन के स्टेटमेंट की जरूरत होगी। 10 साल से भी पुराने बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होगी, जिसे हासिल करने में वक्त लगेगा और ये चैलेंजिंग भी है। सेबी का कहना है कि इसकी कोशिश होगी कि वो जांच को 6 माह में पूरा कर ले। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने आज अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो प्रजा ध्वनि के नाम से जारी किया। पार्टी सदर जेपी नड्डा ने बेंगलुरु में इसे जारी किया। इस मैनिफेस्टो में पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा किया है। साथ ही बीपीएल खानदानों को रोज आधा किलो नंदिनी दूध और युगादि, गणेश चतुर्थी और दीपावली पर 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान किया गया। Manifesto has not been formulated, drafted
drafted or the content has not been created in any air-conditioned room. A due exercise has been done, and after a great amount of toil and perseverance by our workers who visited every nook and corner of the state, got these suggestions, and connected to the thousands of 1,100 households that this content has been created, which is in the form of this manifesto. Here I would also like to remind you that when Yediyurappa ji took over and later on Mr. Bommai continued, and when the baton was handed over to him, I can say that the Bharatiya Janata Party government converted the calamity into an opportunity. This manifesto has not Is BJP confident of coming power with full majority, sir? 100%. राहुल गांधी ने पीर के रोज कर्नाटका में 3 इंतखाबी जलसों से खिताब किया। पहली रैली उन्होंने तुमकुर में की, दूसरी हासन में और तीसरी चामराजनगर में की। राहुल ने इन जलसों से खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम कर्नाटका आते हैं लेकिन सिर्फ अपनी बात करते हैं। आपने इस सरकार को नहीं चुना है, ये एमएलए को पैसे देकर चोरी से आने वाली सरकार है। अब मैं थोड़ा कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के लिए, कर्नाटक के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए क्या करने जा रही है। ನಾನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುವಕರಿಗೋಸ್ಕರ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಡ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ। पिछले 3 सालों में आपसे हजारों करोड़ रुपए चोरी किए गए। ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। इसलिए अगले 5 सालों में हम आपका धन आपको देना चाहते हैं। ಆದ್ರಿಂದ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। जितना धन बीजेपी ने चोरी किया उतना धन हम सीधा आपकी जेब में डालना चाहते हैं। ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿಂದ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ತುಂಬಿಸೋ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ। बीजेपी ने जो चोरी की थी उसकी सबसे बड़ी चोट महिलाओं को लगी है। ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಏನ್ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದರು, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಹಣವನ್ನ। एक तरफ उन्होंने भ्रष्टाचार किया, 40% चोरी की, दूसरी तरफ उन्होंने महंगाई बढ़ाई। ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿ 40% ಲಂಚ ಹೊಡೆದರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿದ್ರು। अपने मित्रों की मदद करी और पूरे देश में महंगाई बढ़ा दी। ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು। तो हमारा पहला कदम गृह लक्ष्मी स्कीम, जिसमें हम हर महीने कर्नाटक की महिलाओं को 2000 रुपए बैंक अकाउंट में डालेंगे। ನಾವಿಡುವಂತ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೆ। दूसरा कदम गृह ज्योति, 2000 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने। ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆ 200 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಗೂ ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ। तीसरा वायदा अन्न भाग्य।
कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर्नाटका में पार्टी के लिए इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका की जामे तरक्की के लिए एक 5 साला मंसूबा तैयार किया है, जिसमें ITI और पॉलिटेक्निक कोर्सेज को शामिल किया गया है। साथ ही स्किल डेवलपमेंट और रोजगार में इजाफे के लिए कई इक़दाम किए जाएंगे। ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆವಾಗ ನಾವು ತೆಗೆದೆವು. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಆದಾಯನೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಂತರ ಆದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಮುನಾಫಾ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ನಾನು 2021 ಮೇಲೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ 3,000 ಟಾಪ್ ಮಂದಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತು 9.3 lakh crores. ಅಂದ್ರೆ 70% ಗ್ರೋತ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಶ್ರಮಿಕರ ವೇತನ ಕೇವಲ 5% ಗ್ರೋತ್, 70% ಅಲ್ಲಿ 5% ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಬಡವರ ಕಡೆ. ನಾಲ್ಕು ಕಾನೂನುಗಳು ನಮ್ಮ ಲೇಬರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ತಂದರು. ಈ 4 ಕಾನೂನುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮಿಕರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಒಂದು, ನಿಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೋಡ್, ಇದರೊಳಗೆ 10ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಲೇಬರ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡು 20ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಬರ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಲಾಗು ಆಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ, ಹೆಲ್ತ್ एंड वर्क। कर्नाटका असेंबली इंतखाबात में सभी पार्टियों ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। पिछले 2 दिनों में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की लगातार 6 रैलियों के बाद अब कांग्रेस वर्कर्स ने एक नया कैंपेन शुरू किया है, जिसे उन्होंने पे सीएम क्राई पीएम का नाम दिया है। ये कैंपेन प्रियंका गांधी के कर्नाटका रैली में एक बयान के बाद शुरू हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएम हर वक्त अपना दुखड़ा रोते रहते हैं। सोशल मीडिया पर शुरू किए गए क्राई पीएम मुहिम में कांग्रेस वर्कर्स ने QR कोड पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के चेहरे की तस्वीर लगाई है। उन्होंने प्रियंका गांधी का मोदी पर तनकीद करते हुए एक वीडियो भी शेयर किया। इससे पहले सितंबर 2022 में कांग्रेस ने कर्नाटका के सीएम SR बोम्मई के खिलाफ पे सीएम कैंपेन चलाया था। कांग्रेस के क्राई पीएम कैंपेन पर बसवराज बोम्मई ने पलटवार किया। बोम्मई ने पीर को मीडिया से बातचीत में कहा कि पीएम कभी नहीं रोए, ये कांग्रेस है जो पिछले 9 साल से रो रही है और लोगों को भी कांग्रेसियों के लिए कोई उनको लेके कोई सिंपैथी नहीं है। कांग्रेस एक ही काम कर रही है, मोदी को गालियां दो, आए दिन मोदी को गालियां देना, बस यही काम। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों
लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। कर्नाटका में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम के दौरान वजीर दाखिला अमित शाह की रैली में 35,000 रुपए मालियत के कोल्ड ड्रिंक्स ले जाने वाली मुस्लिम नौजवान की गाड़ी को लूट लिया गया। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब रैली जोरों पर थी। गाड़ी के मालिक समीर को बेबसी और परेशानी का सामना करना पड़ा। 22 साल समीर जो पानी की बोतलें, सॉफ्ट ड्रिंक्स और आइसक्रीम के डिब्बों को ले जा रहा था, जुम्मा यानी 28 अप्रैल को बुदक जिले के लक्ष्मेश्वर में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सियासी रैली में उसका सामान लूट लिया गया। समीर की रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उनसे गुजारिश करने के बावजूद कि उनका सामान ना ले, रैली में शामिल लोगों ने उसकी गाड़ी से कोल्ड ड्रिंक्स लूट लिए। इस वाकये के बाद बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट प्रताप सिम्हा जो रैली में मौजूद थे, समीर की मदद की। रुकने पार्लियामेंट ने खुद ट्विटर पर वाकये में होने वाले नुकसान की बातचीत करते हुए 35,000 रुपए समीर के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए और समीर से माफी मांगी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्यनशीन ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना 90वें दिन भी जारी है। पीर के रोज पंजाब कांग्रेस की सीनियर कायद और साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू रेसलर्स के बीच पहुंचे और बीजेपी एमपी ब्रजभूषण को फौरी गिरफ्तार करने की मांग की। हरियाणा में बीजेपी जेपीपी हुकूमत के वजीर रणजीत चौटाला ने भी कहा कि ब्रजभूषण को इस्तीफा दे देना चाहिए। हरियाणा के वजीर ने कहा कि इन खिलाड़ियों ने आलमी सतह पर मुल्क का नाम किया है, ऐसे खिलाड़ियों को धरने पर बैठना पड़ा, ये सही नहीं है। मामले की सच्चाई जल्द सामने आनी चाहिए। 2019 के असेंबली इंतखाबात में इंडिपेंडेंट के तौर पर जीतने वाले रंजीत चौटाला ने हरियाणा में बीजेपी जेपीपी हुकूमत को तायद किया। चौटाला से पहले हिसार से ही बीजेपी के लोकसभा एमपी ब्रिजेंद्र सिंह पहलवानों की तायद कर चुके हैं। संजीदगी वाला मामला है, इसलिए मैं ताड़ी वाड़ी कोई ना बजाए, कोई नारा वारा ना। मैं अपने स्पोर्टिंग हीरोज के लिए आया हूं और मैं ये जानता हूं कि स्पोर्ट एक साधना है। 140 करोड़ में जब कोई महिला अकेली मेडल जीती है तो वो एक तपस्वी है और वो रोल मॉडल है जिसकी प्रेरणा से करोड़ों लोग खेल जगत में वो प्रयास करते हैं जिससे देश गौरवान्वित होता है। ये रियल हीरो नहीं है गुरु, ये रियल हीरोज हैं जो मिट्टी से मिट्टी होते हैं। इसलिए इसको छोटे दायरे में बिल्कुल मत रखना। ये छोटे दायरे की बात नहीं है, ये पार्टियों से उठ के ऊपर ये देश की सभी औरतों के सम्मान की लड़ाई है और ये सीमित नहीं किया जा सकता। इसे उसी नजर से देखना होगा। अब देश के लिए सवाल यह है कि क्योंकि दोषी एक बड़ा आदमी है तो क्या यह सिस्टम
उसे सुरक्षा कवच पहना रहा है या मंशा सजा देने की है? किसी भी केस की बुनियाद एफआईआर होती है और एफआईआर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अभी तक वो डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं हुए। मेरा सवाल है 10 दिन क्यों लगे एफआईआर दर्ज कराने में? अहम बात यह है कि विमेन ऑफ एस्टीम, रिकॉग्निशन, चैंपियंस, अगर उनका यह हाल है, अगर उनको 10-10 दिन सड़कों पे भटकना पड़ रहा है, तो एक आम नागरिक का क्या हाल होगा? ये सारा देश सवाल कर रहा है। ये सिस्टम पे सवाल है। ये मेरी निजी लड़ाई नहीं है। और मैं आपको बता दूं, मरकजी हुकूमत ने अब तक का सबसे हाईएस्ट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी कलेक्ट किया है। अप्रैल 2023 में जीएसटी से 1,87,000 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। इससे पहले हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन पिछले साल अप्रैल में रहा, तब हुकूमत ने जीएसटी से 1,67,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 171 रुपये 50 पैसे की कमी कर दी है। आज से दिल्ली में 19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की खुदरा फरोख्त की कीमत 1,856 रुपये 50 पैसे हो गई है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। कटौती के बाद दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1,856 रुपये 50 पैसे का हो गया। कलकत्ता में इसकी कीमत 1,960 रुपये 50 पैसे और चेन्नई में 1,808 रुपये 50 पैसे हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि मुझे इस बात पर अफसोस है कि G20 की मीटिंग श्रीनगर और लद्दाख में मुनक्किद हो सकती है, लेकिन जम्मू में इसका इनेकाद नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू में G20 मीटिंग कराने के लिए बीजेपी के किसी भी लीडर ने बात नहीं की। उनका कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हर इलेक्शन में हिस्सा लेगी, लेकिन असेंबली इंतखाबात मुनक्किद कराने के लिए किसी से भीख नहीं मांगेगी। मुल्क को कमजोर नहीं करना, मुल्क को मजबूत करना है। हम कभी नहीं पाकिस्तानी नहीं थे। मैं हर वक्त हम पे उंगली आ जाती। अरे हमने पाकिस्तान जाना होता तो 47 में चले गए होते, सारा पाकिस्तान में चला गया होता, हिंदू यहां से भाग गया होता। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और शेख अब्दुल्ला था। नहीं, हमें रहना है तो भारत के साथ रहना। किस भारत के साथ? जिसमें सब बराबर, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई धर्म ये नहीं, कोई धर्म वो नहीं, सब धर्म बराबर। उस भारत को मनाना है, उसमें कोई फर्क ना। तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी हो, तुम भारतीय। किसी को हिम्मत होने से शक करने कि तुम क्या, वो भारत बनाना है, उसके लिए कुर्बानियां देनी है। हाँ, उसके डरना नहीं, बस आपस में मिलाप रखें, आपस में जोड़ रखें, आपस में ताउन रखें, एक दूसरे की मदद करें, तब बने। मुल्क को कमजोर नहीं। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल के इकलौते बेटे अनुज पटेल को ब्रेन स्ट्रोक के चलते अहमदाबाद के केडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे के इलाज के लिए पीर की सुबह एयर एम्बुलेंस से उन्हें मुंबई के हिंदुजा अस्पताल शिफ्ट किया गया। सीएम पटेल भी बेटे के साथ मुंबई पहुंचे हैं। 37 साल के अनुज पटेल को इतवार की दोपहर करीब 3 बजे ब्रेन स्ट्रोक आया था। उन्हें अहमदाबाद के केडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका ऑपरेशन हुआ। इसके बाद सीनियर डॉक्टर्स की सलाह पर आगे के इलाज के लिए अनुज को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल भेजा गया। फिलहाल उनकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। स्पेशलिस्ट की टीम देखरेख उनकी कर रही है, उनकी देखरेख में इनका इलाज चल रहा है। अनुज पेशे से सिविल इंजीनियर है, उनका अहमदाबाद में कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। अनुज का हालचाल जानने आज सुबह गवर्नर आचार्य देवव्रत और रियासती सदर सीआर पाटिल भी केडी अस्पताल पहुंचे और उन्हें
उन्हीं की मौजूदगी में ही अनुज को एयर एम्बुलेंस से मुंबई भेजा गया। महाराष्ट्र के पुणे में गुज़िश्ता शब ऑस्कर विनर मौसीकार व गुलकार ए आर रहमान की म्यूजिक कंसर्ट में अचानक पुलिस पहुंच गई और कंसर्ट को बंद करवा दिया। दरअसल पुणे के राजा बहादुर मिल इलाके में हो रहे कंसर्ट में रात 10 बजे के बाद कंसर्ट की इजाजत नहीं थी। ऐसे में पुलिस एहलकार कंसर्ट में पहुंचे और वहां स्टेज पर जाकर शो को रुकवा दिया। जिस वक्त पुलिस शो को रुकवाने पहुंची उस वक्त ए आर रहमान स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में देखा जा सकता है कि ए आर रहमान माइक लिए स्टेज पर गाना गा रहे हैं। इसी दौरान वहां स्टेज पर चढ़कर एक पुलिस अफसर कॉन्सर्ट को रोकने का इशारा करता नजर आ रहा है। पुलिस के शो रुकवाने के बाद ए आर रहमान स्टेज के पीछे चले गए और फिर प्रोग्राम बंद हो गया। पुलिस के जरिए प्रोग्राम रुकवाने को लेकर ए आर रहमान ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने पुणे में अपने हुए शो की कुछ तस्वीर इंस्टाग्राम और ट्विटर पर शेयर की। One more. Okay, I think we overboard love and we overboard the time. That's it. Timing goes. I like those. Okay, thank you to your Pune, all the police people, the organizers, and my amazing band. Thank you so much. दिल्ली में इतवार को एक ड्राइवर अपनी कार की बोनट पर एक शख्स को लिए 2 से 3 किलोमीटर तक गाड़ी दौड़ाता रहा। गनीमत रही कि पीसीआर ने उस शख्स को देख लिया और कार का पीछा कर गाड़ी रुकवाई। पुलिस के मुताबिक कार बिहार के एक एमपी की है और मुलिम ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि कार बीती रात करीब 11 बजे आश्रम चौक से निजामुद्दीन दरगाह की जानिब जा रही थी। कार के बोनट पर एक शख्स लटका हुआ था। लापरवाही से तेज गाड़ी चलाने और जान जोखिम में डालने से मुतालिक सेक्शंस में सलाई कॉलोनी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाड़ी रविंदर सिंह नामी शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब बात कोरोना वायरस की। पिछले दिन कोरोना के 4,282 नए मामले सामने आए। 6,037 लोग ठीक हुए जबकि 14 लोगों की इस बीमारी से मौत हो गई। मुल्क में 25 दिन बाद 5,000 से कम नए केसेस मिले हैं। इससे पहले 4 अप्रैल को 4,435 नए केसेस मिले थे। मुल्क में एक्टिव केसेस लगातार कम हो रहे हैं। बीते दिन 47,246 एक्टिव केसेस थे। इससे पहले 12 अप्रैल को 44,988 लोगों का इलाज जारी था। ईद पर रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है। दूसरे संडे को फिल्म ने 4 करोड़ 35 लाख रुपए की कमाई की। अब फिल्म का टोटल कलेक्शन 100 करोड़ 28 लाख रुपए हो गया। हालांकि सलमान की पिछली फिल्मों की बात करें तो किसी का भाई किसी की जान ने 100 करोड़ रुपए कमाने में काफी वक्त लगा दिया। सलमान खान की पिछली कुछ फिल्मों का रिकॉर्ड देखें तो वो सबसे पहले वीक तक आते आते 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लेती थी। 2023 में अब तक सिर्फ 3 ही हिंदी फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने 100 करोड़ या उससे ज्यादा का कलेक्शन किया है। सलमान की पिछली फिल्में जैसे भारत ने पहले हफ्ता खत्म होते होते तकरीबन 180 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके अलावा दबंग 3 ने रिलीज के पहले 7 दिनों में 121 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया था। रेस 3 ने भी पहले वीक में 140 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। टाइगर जिंदा है ने तो पहले हफ्ते में 206 करोड़ 4 लाख की कमाई की थी। तुर्किया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने सीरिया में चला गए ऑपरेशन में दहशतगर्द तंजीम ISIS के चीफ अबू हुसैन अल कुरैशी को मार गिराया है। इसकी जानकारी खुद तुर्की के सदर रेसिप तैयब एर्दोगान ने दी है। स्टेट मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान एर्दोगान ने बताया कि इंटेलिजेंस एजेंसियां काफी वक्त से कुरैशी को खोज रही थी। सीरिया के सिक्योरिटी एहलकारों के मुताबिक इस ऑपरेशन जंदरीस कस्बे में अंजाम दिया गया जिस पर तुर्किया के हामी बागियों का कब्जा है।
अबू हुसैन अल कुरैशी को पिछले साल 30 नवंबर को आईसिस का सरबराह बनाया गया था। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।